ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चैप्टर नंबर 10 है, जो गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव बुक है, उसी का चैप्टर ये है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 9 तक के जो चैप्टर है गुप्ता एंड गुप्ता का, उसको सॉल्व कर चुके हैं और इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है। ये चैप्टर इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को सॉल्व कर रहे हैं और इसको सॉल्यूशन करते हुए सीक्वेंस बना रहे हैं। गुप्ता एंड गुप्ता जो सिविल इंजीनियरिंग का बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसका जो क्वेश्चन है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल एंड इम्पॉर्टेंट है हर एक पेपर के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो एई का हो या जेई का हो। हर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे मैच करता है। इसी हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर रहे हैं और इसको मेमोराइज करने का भी मेमोराइज कर रहे हैं। तो इस पार्ट में हम लोग देखते हैं, हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को सॉल्व कर रहे थे। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 9 तक के चैप्टर। तो ये 10th नंबर चैप्टर है। 10th नंबर चैप्टर में भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक हम लोग 9th में जो सॉइल मैकेनिक्स एंड बेंडिंग में सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन तक सॉल्व किए थे। ये 10 नंबर चैप्टर जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं, आज का जो टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, इसका पहला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लास्ट वीडियो में हम लोग 285 तक का क्वेश्चन को सॉल्व किए थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो गुप्ता एंड गुप्ता का ये बुक है। लास्ट पार्ट में हम लोग 285 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग 285 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको सिंपल लैंग्वेज में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने का और समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 285 से ही शुरू करते हैं इस टॉपिक इस वीडियो में ही। देखते हैं 285 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा था 3 हिंज आर्क, एक 3 हिंज आर्क है। सो इन फिगर में दिया हुआ है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एच, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। एक पॉइंट लोड दिया हुआ है 80 kN का 4 मीटर पे। तो इसको सबसे पहले हम मोमेंट निकाल लेते हैं। मोमेंट एट c बराबर 0 करेंगे, या मोमेंट एट मान लीजिए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, तो मोमेंट एट बी समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहाँ से आर ए और आर बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर ए का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इधर 60 आएगा। टोटल आर ए प्लस आर बी 80 है, 80 दिया हुआ है। तो आर ए यहाँ पे 60 आ रहा है, यहाँ पे आर बी 20 आ रहा है। इसके बाद राइट साइड पोर्शन लेते हैं। तो राइट साइड पोर्शन लेते हैं और समेशन ऑफ एम सी इज इक्वल टू 0 करते हैं। पार्ट मेरा सी है, तो यहाँ से h इंटू 4, यहाँ से अगर करा जाए ये मेरा 20 आ रहा था, ये मेरा h है, तो h इंटू ये लग रहा है मेरा क्लॉकवाइज। यहाँ से अगर h के वजह से जो मूवमेंट होगा h इंटू 4 क्लॉकवाइज हो गया, और इसको इक्वेट करेंगे तो 20 लग रहा है यहाँ से, और ये डिस्टेंस हो गया मेरा 8, तो ये लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों इक्वल हो जाएगा। 4 इंटू एच इज इक्वल टू 20 इंटू 8। इसको सोल्व करेंगे तो h का वैल्यू मेरा आ रहा है 40, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैचिंग का क्वेश्चन है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है यूजिंग द कोड गिवन बिलो। द नंबर ऑफ मेंबर्स m, नंबर ऑफ ज्वाइंट n, नंबर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट r। अलग अलग दिया हुआ m क्या है, r क्या है और n क्या है, तीनों का वैल्यू दिया हुआ है कि क्या है। तो प्लेन फ्रेम के केस में हम लोग जानते हैं क्या होता है, स्टैटिकल इंडिटरमिनेसी पूछ रहा है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पूछ रहा है। तो प्लेन फ्रेम के केस में क्या होता है, प्लेन फ्रेम के केस में स्टैटिकल इंडिटरमिनेसी का वैल्यू अगर देखा जाए तो प्लेन फ्रेम के केस में पूछ रहा है। तो प्लेन फ्रेम में मेरा कितना होता है, प्लेन फ्रेम है, सबसे पहले कि प्लेन फ्रेम दिया हुआ, दैट मीन्स 2D दिया हुआ है, ये कह सकते हैं 2D में दिया हुआ। तो प्लेन फ्रेम है, रिजिड ज्वाइंट, ये रिजिड होता है, फ्रेम जो होता है वो रिजिड होता है। तो सबसे पहले तो रिजिड हो गया, फ्रेम जो होता है रिजिड होता है, प्लेन है, तो इसका होता है 3m प्लस आर माइनस 3m, ये हो जाएगा प्लेन फ्रेम का। ये स्पेस फ्रेम में होगा तो यहाँ पे 6 हो जाता है, दैट इज 2 हो जाएगा। और हो गया स्पेस ट्रस जो होता है पिन जॉइंटेड होता है, ट्रस जो होता है पिन जॉइंटेड होता है, बट स्पेस है, तो स्पेस में है तो 3n हो जाएगा इसमें, दैट मीन्स n हो जाएगा। स्पेस फ्रेम के लिए मेरा m हो जाएगा। यहीं पे अगर 2, यहाँ पे 2 रहता तो कह सकते थे ये मेरा प्लेन ट्रस के लिए था, ये प्लेन ट्रस के लिए था, जब यहाँ पे m प्लस आर माइनस 2n रहता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें इसका क्वेश्चन क्या, प्लेन फ्रेम के केस में, प्लेन फ्रेम में 3m प्लस आर माइनस 3j, नंबर ऑफ ज्वाइंट अगर n मानते हैं या j मानते हैं, जो भी इंडिकेट करना है। स्पेस ट्रस दिया हुआ पिन जॉइंटेड होता है, बट 3D है, मीन्स स्पेस है, तो इसमें 3n हो जाएगा या 3j होगा, m प्लस आर माइनस 3j। स्पेस फ्रेम है, स्पेस फ्रेम में 6m प्लस आर माइनस 6j होता है, दैट इज
तो ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1 और सी का 2। तो कह सकते हैं मेरा 4 1 2। ऑप्शन देख लेते हैं 4 1 2 किस में दिया हुआ है। 4 1 2 मेरा डी में दिया, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए शार्प टर्न एट 150 RPM अंडर ए टॉर्क ऑफ 1500 न्यूटन मीटर, पावर ट्रांसमिटेड। टॉर्क लग रहा है मेरा 1500 का और एन का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 150 है। तो पूछ रहा है पावर बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं 2 पाई एन टी डिवाइड बाई 60। क्या में आएगा, वाट में आएगा। पावर का जो डायमेंशन आएगा ये मेरा वाट में आएगा। यहाँ पर किलो वाट दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो पावर का फॉर्मूला हम लोग क्या देखें, 2 पाई एन टी डिवाइड बाई 60 वाट। ठीक है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया हुआ है, सबका वैल्यू पुट करेंगे तो पी का जो वैल्यू आ रहा है मेरा वो कितना आ रहा है, 7.5 पाई किलो वाट। 7.5 दैट इज सी। सिंपल फार्मूला पे सिर्फ बैठाना था 2 पाई एन टी बाई 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉलो स्टील दिया हुआ है, शाफ्ट ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है, इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय सॉलिड alloy shaft assuming the same value of the polar modulus for both the diameter of the solid wall। कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि पहला एक हॉलो है और दूसरा ये सॉलिड है। तो हॉलो से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है, बट सेक्शन मॉडुलस जो है वो सेम है। यहाँ पर जो वैल्यू है सेक्शन मॉडुलस वो सेम है दोनों केस में। तो सेक्शन मॉडुलस हम लोग जानते हैं क्या होता है। सेक्शन मॉडुलस अगर देखा जाए इसमें जो वैल्यू दिया हुआ पोलर मॉडुलस सेम है, सेक्शन मॉडुलस नहीं था, पोलर मॉडुलस था। पोलर मॉडुलस क्या होता है, जेड पी होता है। पोलर मॉडुलस होता है, अगर पोलर मॉडुलस जो होता है आई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई मैक्स होता है। ये होता है पोलर मॉडुलस में आई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई मैक्स। ठीक है, अगर हम सर्किल के केस में देखें तो पोलर मॉडुलस का वैल्यू होता है पाई d4 डिवाइड बाई 64। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 32 हो जाएगा इनटू मैक्सिमम d/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है मेरा जेड पी का वैल्यू सॉलिड के केस में पाई dq डिवाइड बाई 16। ये हो गया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड का। ये डी वैल्यू पूछ रहा है। और हॉलो का देखा जाए तो हॉलो में सेम हो जाएगा क्या, जेड हॉलो सेक्शन का मेरा कितना हो जाएगा, पाई d4 माइनस d4 डिवाइडेड बाई 16d। ये हो गया हॉलो सर्कुलर सेक्शन का पोलर मॉडुलस हो गया। ये वैल्यू इक्वेट कर देना है किससे, पाई dq डिवाइड बाई 16। ये डी सॉलिड वाली है, इसको वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 100, इसका वैल्यू दिया हुआ 100 और इसका वैल्यू दिया हुआ 50। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो डी का वैल्यू आएगा, टैप्स डी या डी सॉलिड का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा, सॉल्व करने के बाद देखा जाए तो डी का जो वैल्यू आएगा इक्वेशन से सॉल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है 10 इंटू 9375 डिवाइड बाई 10 क्यूब रूट। इस तरह से ऑप्शन देखा जाए इसका तो मेरा 93 डिवाइडेड बाई ये सी नंबर ऑप्शन होगा। सिंपल से फार्मूला इसमें बैठाना था। फार्मूला पे क्या था, जेड हॉलो सेक्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है और सॉलिड का कितना होता है, दोनों का इक्वेट कर देना है। इक्वेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वहाँ से डी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से इसका आंसर जो आ गया सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी इज सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मोमेंट एम एंड ट्विस्टिंग मोमेंट टी द डेवलपमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस। एक में टॉर्क भी लग रहा है और मोमेंट भी लग रहा है, तो कंबाइनर स्ट्रेस का है। कंबाइनर स्ट्रेस में इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कह सकते हैं या प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो पूछ रहा है। इक्विवेलेंट अगर मोमेंट का पूछा फॉर्मूला तो क्या होता है 16/π/dq m प्लस माइनस m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर m होता है ना कि t होता है। तो इस तरह से मेरा ये सही है किस केस में, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए। अगर यहीं पर शियर स्ट्रेस पूछता है तो ये जो फॉर्मूला है ये शियर स्ट्रेस के लिए है। तो इसका ऑप्शन मेरा हो गया प्रिंसिपल स्ट्रेस का दैट बी। और अगर शियर स्ट्रेस पूछता
शियर स्ट्रेस पूछता तो शियर स्ट्रेस का मेरा टॉ का वैल्यू ये हो गया m² प्लस t² का अंडर स्क्वायर रूट होता है शियर स्ट्रेस का कंबाइंड स्ट्रेस एंड कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्क के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछ रहा है। फॉर द कंपाउंड बार सो इन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन द पोर्शन AB BC एंड CD। स्ट्रेस का रेशियो पूछ रहा है कि स्ट्रेस क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स दिया हुआ तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, स्ट्रेस होता है। अगर स्ट्रेस देखा जाए तो फोर्स पर यूनिट एरिया, रेसिस्टिंग फोर्स इसको ऐसे तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर भी होता है, बट यहाँ पर जो स्ट्रेस होता है वो रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स अब निकालते हैं अलग अलग मेंबर में AB BC और CD में। तो इसको हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम पार्ट करते हैं। अगर इसको देखा जाए पार्ट करें AB का, A मान लेते AB हो गया, ये मान लिया AB हो गया, ये मान लिया जाए BC हो गया, ये मान लिया जाए CD हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। 3 पार्ट में ब्रेक कर दिए। तो पहला पार्ट में अगर देखा जाए तो फोर्स लग रहा है मेरा टेंसाइल, अगर मानते हैं दैट इज F, तो इधर भी F हो जाएगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। सेकंड फोर्स जो BC हो गया, BC में कितना लग रहा है मेरा, BC में देखा जाए यहाँ पर 2F इधर क्यों लग रहा है, F इधर क्यों लग रहा है, तो रिजल्टेंट अगर तो इसमें देखा जाए 2F टेंसाइल लग रहा है, इसमें भी एंड से कंडीशन करते हैं तो 2F मेरा टेंसाइल में लग रहा है। B में कितना लगेगा, BC में 2F हट गया, बच गया F में, इसमें कॉम्प्रेसिव लगेगा F। तीनों का निकल गया। अगर फर्स्ट केस में अगर निकाला जाए स्ट्रेस, तो फर्स्ट केस में अगर देखा जाए तो AB में कितना हो जाएगा F/A। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया तो इसका D है, इसका D है, तो एरिया माने पाई D² ही रहेगा, ठीक है, F/D² कर सकते हैं। सेकंड केस में देखा जाए तो कितना आ जाएगा F, इसमें F लग रहा है, ठीक है, बट एरिया जो होगा डायमीटर जो है D/2 हो गया, तो D²/2 मीन्स तो 4 हो जाएगा, 4D²। सिग्मा 3 जो है इसमें 2F लग रहा है, मीन्स 2F डिवाइड बाई एरिया, एरिया कितना होगा, एरिया सेम है D, तो D² का प्रोपोर्शनल होगा तो D²। तब रेशियो देखा जाए तो 1:4:2, इस तरह से अगर रेशियो देखा जाए स्ट्रेस में, अगर तीनों का स्ट्रेस का रेशियो देखा जाए सिग्मा 1:2 सिग्मा 2:2 सिग्मा 3 का, तो 1:4:2, 1:4:2 ऑप्शन देख लेते हैं इसका 1:4:2 ऑप्शन इसमें दिया 1:4:2 दैट इज C। सिंपल से इसमें रिलेशन, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन कर देना है फोर्स का, और उसके बाद हम लोग फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल सकते हैं स्ट्रेस का। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ टोटल इलोंगेशन ऑफ बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन प्रोड्यूस अंडर इट्स ओन वेट टू द इलोंगेशन प्रोड्यूस बाय द एक्सटर्नल लोड इक्वल टू द वेट ऑफ द बार। कह रहा है कि जो इसका ऑन वेट की वजह से, खुद का वेट की वजह से जो इलोंगेशन होगा ऑन वेट की वजह से उसका, और एक एक्सटर्नल लोड की वजह से जो इलोंगेशन होगा, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो सिंपल अगर देखा जाए, मान लीजिए मेरा प्रिज्मेटिक बार है, तो इसके वजह से जो मान लिया W लग रहा है, या सेल्फ वेट की वजह से जो इसका इलोंगेशन होगा वो कितना होता है, WL/2AE होता है, WL/2AE। इसी को दूसरा फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, गामा L²/2E लिख सकते हैं, बट ये दोनों फॉर्म होता है। और अगर सेल्फ एक यूनिट वेट लगा देता है या फिर W वेट लगा देता है, इसके वजह से जो इलोंगेशन होगा वो कितना होगा, WL/AE। तो अगर दोनों का रेशियो निकाला जाए सेल्फ वेट के वजह से का रेशियो, तो कितना होगा WL/2AE देख लिए। और अगर एक्सटर्नल लोड के वजह से देखा जाए तो इसका जो रेशियो निकाला जाए तो कितना हो जाएगा WL/AE। यहाँ से काट नहीं है, इस कट गया, अगर बच गया कितना, दैट इज रेशियो 1/2। रेशियो कितना आ गया 1/2 दैट इज C। सिंपल सा सेल्फ वेट की वजह से जो इलोंगेशन होता है, सेल्फ वेट की वजह से जो इलोंगेशन होता है याद रखना है, वो कितना होता है गामा L²/2E, या फिर इसी को और लिख सकते हैं तो WL/2AE होता है सेल्फ वेट के कारण। ये होता है प्रिज्मेटिक बार। इसी को अगर 1/3 मल्टीप्लाई कर देता है तो हो जाता है कोनिकल बार के लिए, कोनिकल बार रहे तो 1/3 टाइम्स ऑफ द प्रिज्मेटिक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग का है लग रहा है। क्या बोला, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, बस यही निकालना है। हम लोग सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को टेंसाइल लेके चलते हैं, तब ये फार्मूला ड्राइव हुआ है। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2,
अब इसे निकालते हैं। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर 50-50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है प्रिंसिपल स्ट्रेस का ये, तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू मेरा कितना होगा इस केस में? शियर स्ट्रेस का वैल्यू अगर इस केस में देखा जाए तो कितना हो जाएगा? तो शियर स्ट्रेस 50 - 50 तो 0 हो जाएगा, तो एक का मेरा 0 हो गया। अगर सिग्मा 1 की जगह पे मैं 150 और सिग्मा 2 की जगह पे 50 डालते हैं तो कितना हो जाएगा? 150 - 50 50 100 100 डिवाइड बाई 2 50, तो बी का मेरा 3 हो जाएगा। सी 0 और 50, अगर एक का 0 लगता है, एक 50 रखते हैं तो कितना आ जाएगा? 25, तो सी का मेरा 1 हो गया। -50 और -200, माइनस माइनस दोनों में तो कितना हो जाएगा? तो माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 150 150 बाई 2 75, दैट इज डी का 4। इस तरह से कह सकते हैं कि क्या होगा? ए का मेरा आ गया 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन देख लेते हैं 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4 मेरा डी में दिया हुआ। सिंपल फार्मूला लगाना था, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो कितना होता है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, बस यही फार्मूला पे डिराइव करके निकाल देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। फिगर शो द सिंपली सेपरेट बीम ओवरहैंगिंग टू द लेफ्ट, देन द बीम इज कैरीज ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ द W पर मीटर थ्रू आउट द करेक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अच्छा, इसका बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है कितना होगा, कैसा होगा? इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछ रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर देखा जाए रफली अगर ड्रा कर करके, तो ये जो सपोर्ट पे तो यूडीएल है, यूडीएल होगा तो जब भी होगा तो पैराबोलिक होगा, इस तरह से आएगा। और यहाँ पे सपोर्ट पे निगेटिव होगा, इसके बाद फिर यहाँ चेंज करेगा, इस तरह से ये आएगा। ये मेरा हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ पे सपोर्ट हो गया मेरा, ये सपोर्ट पे मेरा 0 हो जाएगा, ये सपोर्ट पे मेरा 0 नहीं होगा, निगेटिव होगा। इस तरह से मेरा बेंडिंग मोमेंट बनेगा, पैराबोलिक होगा, या 2 डिग्री कर्व कह सकते हैं या पैराबोलिक कह सकते हैं, क्योंकि यूडीएल है तो पैराबोलिक होता है। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा, तो ऑप्शन मेरा एक ही दिख रहा है। ऑप्शन अगर देखा जाए तो एक ही वैसा से यहाँ पे स्ट्रेट कर दिया है तो ये होगा नहीं, ये नीचे दोनों होगा नहीं, ये भी पैराबोलिक है तो नीचे की ओर होगा नहीं, ये मेरा पैराबोलिक है, ये भी यहाँ पैराबोलिक है, दैट इज ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए बीम ऑफ अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ए इज यूज्ड विद द डायगोनल हॉरिजॉन्टल देन मॉडुलस ऑफ सेक्शन ऑफ द बीम। मॉडुलस ऑफ सेक्शन मॉडुलस निकालने बोल रहा है गिवन बीम का। कह रहा है कि एक स्क्वायर बीम है, उसका डायगोनल जो है हॉरिजॉन्टल है, मीन्स इस तरह से बनेगा, डायगोनल को हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, इस तरह से बन रहा है। तब पूछ रहा है सेक्शन मॉडुलस कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन मॉडुलस बराबर होता है आई डिवाइड बाई मैक्स। तो इसका बाई मैक्स निकालेंगे तो ये मेरा बाई मैक्स का वैल्यू हो जाएगा, ये मेरा टोटल कितना हो जाएगा, ए अगर ये दिया हुआ तो ये मेरा √2a हो जाएगा। इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए बाई मैक्स का जो वैल्यू आ गया तो a/√2 हो गया। तो एरिया इसका कितना, आई कितना होता है। अभी हम लोग देखें सेक्शन मॉडुलस का क्या होता है। सेक्शन मॉडुलस बराबर होता है आई डिवाइड बाई मैक्स। आई कितना होता है स्क्वायर सेक्शन में, a4 डिवाइड बाई 12, और बाई मैक्स का वैल्यू कितना आ रहा था मेरा, a/√2। यहाँ से सोल्व करेंगे, ऐसे कट गया तो जेड बराबर कितना हो गया, AQ डिवाइड बाई, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6√2, ऊपर मल्टीप्लाई करें 2 तो 6√2, AQ/6√2 सेक्शन मॉडुलस आ गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ है, AQ/6√2 मेरा सी में दिया हुआ है। सिंपल सा बेसिक याद रखना है कि जो सेक्शन मॉडुलस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई डिवाइड बाई मैक्स, बस इसी पे निकाल देना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए फ्लेच्ड बीम इज शोन इन फिगर। सेक्शन मॉडुलस ऑफ फ्लेच्ड बीम शोन इन फिगर, जो फिगर दिया हुआ है उसका सेक्शन मॉडुलस निकालना है। तो फिर से सेक्शन मॉडुलस ही निकालना है। अच्छा, लैंग्वेज में पूछ रहा है क्या है। द मेन रोल ऑफ द स्टील प्लेट प्लेस्ड बिटवीन द 2 टिम्बर सेक्शन इज टू इंक्रीज द एक्सल रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन। जो इसमें जो दिया हुआ है, सेक्शन जो दिया हुआ है, पूछ रहा है कि रोल ऑफ द स्टील, जो स्टील प्लेट दिया हुआ है बीच में, जो स्टील प्लेट दिया हुआ है उसका क्या रोल है वो पूछ रहा था। मेन रोल ऑफ द स्टील प्लेट प्लेस्ड बिटवीन द 2 टिम्बर सेक्शन। तो टिम्बर सेक्शन के बीच में जो स्टील प्लेट दिया हुआ है इसका क्या यूज है, क्या रोल है। तो पहला है ऑप्शन में देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दे रहा है, इंक्रीज द एक्सल रेसिस्टेंस। एक्सल रेसिस्टेंस इंक्रीज करता नहीं, इंक्रीज द डेंसिटी, इंक्रीज द शियर एंड बेंडिंग रेसिस्टेंस। हाँ, एक्सल नहीं करता, शियर एंड बेंडिंग स्ट्रेस को इंक्रीज करता। तो ये मेरा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 हिंज सिमेट्रिक पैराबोलिक आर्क। सबसे पहले क्या 3 हिंज है और पैराबोलिक है। 3 हिंज है, पैराबोलिक है, तो हम लोग जानते हैं कि सिर्फ इसमें नॉर्मल थ्रस्ट लगता है, बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। अगर 3 हिंज पैराबोलिक आर्क है तो बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो 0 होता है जब इस पर यूडीएल एक्ट करता है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि पैराबोलिक है और 3 हिंज है।
At the springing and at the crown, the span and rise are span दिया हुआ 40 मीटर and rise दिया हुआ 10 मीटर respectively. The left half of the arc is loaded with UDL of 3 ton per meter. The horizontal thrust at the springing. क्या बोला, लेफ्ट हाफ जो है वो लोड है. मतलब फिगर इस तरह से दिया हुआ है. इसका फिगर देखा जाए तो इस तरह से कह रहा है, मेरा आर्क हो गया, लेफ्ट हाफ को हम लोड कर दे रहे हैं इस तरह से. ये पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना होगा. तो हम लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, WL² डिवाइड बाई 8H होता है जब पूरा पे UDL रहता है. ठीक है, पूरा पे UDL रहता है तो WL² बाई 8H होता है. लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा पे UDL रहता है तो WL² बाई 8H होता है. लेकिन जब हाफ पे है तो इसका हाफ कर देंगे तो हो जाएगा मेरा टोटल. अगर फॉर्मूला देखा जाए इसका तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना हो जाएगा, हाफ इंटू WL² डिवाइड बाई 8H. W का वैल्यू दिया हुआ है 3, L का वैल्यू दिया हुआ है 40, H का वैल्यू दिया हुआ है 10. सबका वैल्यू पुट करते हैं और H का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ रहा है 30. टन में दिया हुआ तो टन आ रहा है, दैट इज C. नेक्स्ट फार्मूला क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ट्रस शो इन फिगर द फोर्स इन द मेंबर AB एंड BC विल बी रिस्पेक्टिवली. अब एक ट्रस दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, AB और BC में. तो AB देख लेते हैं कहाँ, AB. अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक लोड इधर से लगेगा, यहाँ पर पॉइंट लोड है तो हॉरिजॉन्टल नहीं लगेगा, सिर्फ वन वर्टिकल लगेगा. तो इस केस में अगर देखा जाए, हम लोग बाई प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रस जानते हैं कि जब एक जॉइंट पे 3 लोड लगता है और 2 लीनियर होता है, किसी जॉइंट पे 3 डायरेक्शन में लोड लग रहा है और उसमें से 2 लीनियर है तो तीसरा में ऑटोमेटिक फोर्स जो होता है वो 0 होता है. तो यहाँ पर अगर देखा जाए पॉइंट A पे, तो A इधर का एक वर्टिकल लोड लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, तो ये फोर्स में मेंबर में 0 होगा. तो कह सकते हैं कि AB में जो होगा वो जो फोर्स होगा वो 0 होगा. तो AB में 0 हो गया. आपको आप पूछ रहा था BC में, तो BC में अगर देखा जाए तो BC AB यहाँ 0 हो गया तो BC में कितना होगा वो पूछ रहा है. तो BC में अगर लोड निकाला जाए, BC में देखते हैं BC में कैसे निकलेगा. तो यहाँ तो 0 हो गया तो यहाँ पे RA हो गया, ये RB हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे RA, अब दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या लगता है इसमें, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 करते हैं तो RA प्लस RB इज इक्वल टू W. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डायरेक्ट अगर इसमें 0 आ गया है, ये लोड इस पे लग रहा है. अब मोमेंट लगाते हैं किसी पॉइंट पे, मोमेंट लगाते हैं समेशन ऑफ MB इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से देख रहे हैं कि RA बराबर W आ रहा है, RA बराबर W आ रहा है. RA बराबर W आ जाएगा तो RB जो होगा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व किए तो मेरा RB का वैल्यू कितना आ गया, RB बराबर 0 हो गया और RA बराबर कितना हो गया, वो W हो गया. तो यहाँ से कह सकते हैं कि जब ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है तो इस मेंबर में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा. तो कह सकते हैं कि मेरा BC में भी 0 आ गया और AB में भी 0 आ गया, टोटल फोर्स 0 हो गया. तो ऑप्शन देख लेते हैं 0 0, दैट इज A में. नेक्स्ट क्वेश्चन था, द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ड्यू टू सर्टेन लोडिंग इज 0.8. डिफ्लेक्शन दिया हुआ है कैंटिलीवर बीम में जो रेक्टेंगुलर साइज शेप का है, 0.8 दिया हुआ है. इफ द डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज डबल कीपिंग द विड्थ ऑफ द सेम देन द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ड्यू टू द सेम लोडिंग. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केस क्या दिया हुआ है. एक कैंटिलीवर बीम है रेक्टेंगुलर शेप का, इसमें डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, किसी भी शेप का है तो डिफ्लेक्शन पूछ रहा है. इस पर लोडिंग कैसा है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन डिफ्लेक्शन जो हम लोग जानते हैं कि डिफ्लेक्शन जो होता है कैंटिलीवर बीम में अगर पॉइंट लोड लेके चलें या फिर UDL लेके चलते हैं तो WL4 डिवाइड बाई 8EI होता है डिफ्लेक्शन. अगर यहाँ पर UDL लेके चलते हैं तब, तो यहाँ पर देखा जाए L कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, W कांस्टेंट है, I वेरी कर रहा है. I का जो वैल्यू होता है BD/, रेक्टेंगुलर है तो BD/12 होता है. तो यहाँ से देख रहे हैं कि डेल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, 1/DQ का. यहाँ पे डेप्थ जो है, कीपिंग डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज डबल, डेप्थ जो है वो डबल कर रहा है और विड्थ जो है सेम रख रहा है. तो हम लोग देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन जो है पर वेरी कर रहा है किससे, 1/DQ से. तो अगर डबल करेंगे तो डेल 1 मान लेते हैं 0.8 है, डेल 1 0.8 है
तो डेल टू कितना होगा वो देखते हैं। तो ऊपर में मान लिया जाए अगर यहाँ पे डी है तो ऊपर में कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर क्यू इंटू डी क्यू। डबल करेंगे तो सेकंड वाला जो है वो डबल कर रहा है, तो सेकंड का डबल करेंगे तो इसका इन्वर्सली डबल 2 हो जाएगा। ये से ये कट गया तो डेल टू कितना हो जाएगा मेरा, डेल टू मेरा कितना हो जाएगा, उसका 8 टाइम्स हो जाएगा। तो डेल टू अगर निकाला जाए हम लोग 0.8 देखे थे, डिवाइडेड बाई डेल टू इज इक्वल टू 2 के पावर क्यू डिवाइड बाई 1। यहाँ से डेल टू का वैल्यू निकालें तो 0.8 डिवाइड बाई 8 दैट इज कट गया, दैट इज 0.1, तो आ गया मेरा 0.1। सिंपल देख लिए, डेल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी क्यू का, इसी से रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो मेरा ए आ रहा है आंसर। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ टॉर्शनल मोमेंट ऑफ ए रेसिस्टेंस ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी एंड हॉलो शाफ्ट ऑफ हैविंग द एक्सटर्नल डायमीटर डी एंड इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी। टॉर्शनल रेसिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है। द रेशियो ऑफ टॉर्शनल मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ द डायमीटर डी एंड हॉलो, टी पूछ रहा है किसका, हॉरिजॉन्टल का, और टी पूछ रहा है सॉलिड का रेशियो पूछ रहा है। तो सॉलिड और हॉरिजॉन्टल का जो रेशियो होता है वो पूछ रहा है, इसका क्या होता है। तो सिंपल से अगर देखा जाए इसको निकालने के लिए, अगर मैक्सिमम हैविंग सॉफ्ट हैविंग द एक्सटर्नल डायमीटर इतना, इसमें शियर स्ट्रेस को अगर कांस्टेंट मान के चला जाए तो प्रोपोर्शनल किसका होता है। अगर टॉर्क का फॉर्मूला अगर देखा जाए, टॉर्क का तो क्या होता है, पाई डी क्यू डिवाइड बाई 16, पाई डी क्यू डिवाइड 16 नहीं सॉरी, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। टॉर्क बराबर होता है 16 टी डिवाइड बाई पाई डी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जो, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, दूसरी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, टी बाई जेड पी, या टॉर्क बराबर क्या लिख सकते हैं, टी बाई जेड पी। तो टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड का, टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड का, जेड क्या है, सेक्शन मॉडुलस है। तो पहले क्या पूछ रहा है रेशियो में, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी एंड सॉलिड पूछ रहा है, पहले सॉलिड पूछ रहा है फिर हॉलो पूछ रहा है। तो इसका प्रोपोर्शनल होगा जेड सॉलिड बाई जेड हॉलो। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देख रहे हैं तो सिंपल सा आएगा D4 डिवाइड बाई, इसका अगर देखा जाए सेक्शन मॉडुलस हॉलो का तो D4 माइनस D4 इस तरह से आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर मेरा होना। पूछ रहा था कि सॉलिड बाई हॉलो दोनों का रेशियो आ गया, दैट इज टॉर्शन का, तो ये आ गया। सिंपल से इसमें रिलेशन था TH बाई TH जो हो जाएगा सेक्शन मॉडुलस ऑफ सॉलिड बाई सेक्शन मॉडुलस ऑफ हॉलो, दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा था। टू क्लोजली कोलाइड स्प्रिंग ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल, सेम वायर एंड सेम नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न सेम है, वायर सेम है, मटेरियल सेम है, subjected to axial load of W. The mean diameter of the spring A is half that of the spring B. The ratio of deflection of the spring B that of the, जो मीन डायमीटर है स्प्रिंग A का मीन डायमीटर पूछ रहा है। जो डायमीटर हो गया, मीन डायमीटर पूछ रहा है, वायर का डायमीटर नहीं, ये मीन डायमीटर पूछ रहा है। तो मीन डायमीटर जो है वो उसका आधा है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि डिफ्लेक्शन होता क्या है स्प्रिंग में। अगर स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन देखा जाए, स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या था, 64 PRQ N डिवाइड बाई GD4। जो D होता है ये वायर का डायमीटर होता है, R जो होता है स्प्रिंग का, मान लीजिए स्प्रिंग है तो ये पूरा जो डायमीटर हो गया वो, ये पूरा डायमीटर या फिर इसका रेडियस बोले वो R है, पूरा स्प्रिंग का जो रेडियस है। P है, इस पर जो लोड लग रहा है वो P है, N नंबर ऑफ टर्न होता है। तो G जो होता है शियर रिजिडिटी होता है, या G हो गया रिजिडिटी कांस्टेंट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोले या रिजिडिटी कांस्टेंट बोले। R हो गया रेडियस हो गया स्प्रिंग का, N हो गया नंबर ऑफ टर्न, D हो गया डायमीटर ऑफ वायर, वायर का जो बना हुआ है स्प्रिंग उसका डायमीटर हो गया स्मॉल d, P लोड हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो डिफ्लेक्शन हो गया वो कितना हो गया, 64 PRQ N डिवाइड बाई GDQ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मेरा मीन डायमीटर जो है स्प्रिंग A का, बाकी सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है तो मीन डायमीटर चेंज हो रहा है। मीन्स मीन डायमीटर चेंज होगा तो रेडियस भी चेंज होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया RQ का,
ठीक है। तो जब भी इसमें होगा तो देखा जाए कि रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग बी टू दैट ऑफ ए, तो डेल बी का अब यहाँ पर देखना है कि हम लोग डेल बी डिवाइड बाई डेल ए पूछ रहा है, ठीक है। तो डेल बी का देखा जाए क्या पूछ रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, द मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग ए इज हाफ, ए जो है आधा है मीन्स, और अगर ए देखा जाए तो आधा है किसका, आर बी का, ठीक है। ये रिलेशन दिया हुआ आर ए इज हाफ ऑफ द आर बी, हाफ ऑफ दैट ऑफ स्प्रिंग बी। तो आर बी का अगर रेडियस हम देखते हैं तो आर बी का रेडियस निकालते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा मेरा इसमें, आर बी आर ए अलग, आर बी का अगर हम बी मान लेते हैं तो इसका आर बी का क्यू हो जाएगा, और आर ए में आर बी डाल देते हैं तो आर बी का क्यू और 2 का पावर 3 ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों का रेशियो निकाल जाएगा तो 2 पावर 3 हो जाएगा, दैट इज 8। तो यहाँ से देख लें ये सिंपल सा है, डिफ्लेक्शन जो होता है स्प्रिंग में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू का। तो इस तरह से मेरा ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्ट्रेट वायर 15 मीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल स्ट्रेस। 50 मीटर लॉन्ग है, टेंसाइल स्ट्रेस है, इलास्टिक मॉडुलस दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, द टेम्परेचर चेंज to produce the same elongation as due to the 2000 kgf per centimeter उसका टेंसाइल स्ट्रेस इन द मटेरियल। पूछ रहा है कि टेम्परेचर कितना चेंज होगा, वो पूछ रहा है। स्ट्रेस सेम है, स्ट्रेट वायर सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल स्ट्रेस इतना, इलास्टिक मॉडुलस इतना, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर द मटेरियल इतना, टेम्परेचर चेंज पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो स्ट्रेस होता है, टेम्परेचर स्ट्रेस वो कितना होता है, अल्फ़ा टी ई, ठीक है, अल्फ़ा टी ई। तो ई का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है और स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से टी का वैल्यू निकालना है, बस फार्मूला में पुट करना है। फार्मूला में पुट करने के बाद जो टी का वैल्यू आ रहा है, टी का वैल्यू किस में आएगा, ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो इसका भी टी का जो वैल्यू आएगा वो फ़ारेनहाइट में आएगा। उसका वैल्यू जो आ रहा है 80.08 आ रहा है, 80.08, दैट इज बी मान सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला इसमें लगाना था, स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्फ़ा डेल टी बोलो या टी बोलो इंटू ई, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, बाकी निकल जाएगा, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टम ए इज सिंपली सपोर्टेड बीम विथ लोडेड, सिस्टम ए इज सिंपली सपोर्टेड बीम, एक सिस्टम है ए सिंपली सपोर्टेड बीम है, लोड पी एट द मिड पॉइंट पे पी लग रहा है। सिस्टम बी इज सेम बीम बट द लोड इज रिप्लेस्ड बाय द यूडीएल ऑफ इंटेंसिटी पी बाई एल द स्पैन, देन द मिड स्पैन डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो केस है। फर्स्ट केस में क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है और एक पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर पे। सेकंड इसका अगर पी मान लेते हैं, सेकंड केस क्या है, यूडीएल ही है और सेम लोड डाल दिया गया है यूडीएल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये लग रहा है टोटल, इसमें भी अगर देखा जाए तो टोटल पी ही है। तो पूछ रहा है डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं डिफ्लेक्शन जो होता है, अगर फर्स्ट केस में देखा जाए पॉइंट लोड के केस में, पॉइंट के केस में अगर डिफ्लेक्शन देखा जाए सेंटर पे डिफ्लेक्शन पूछा जाए तो डिफ्लेक्शन कितना होता है, पी एल क्यू डिवाइड बाई 48 ई आई, ठीक है। अगर इस केस में देखा जाए यूडीएल के केस में, तो यूडीएल के केस में कितना होता है, यूडीएल के केस में अगर डिफ्लेक्शन देखा जाए तो यूडीएल के केस में मेरा डिफ्लेक्शन होता है 5/384 पी एल क्यू हो जाएगा डिवाइड बाई पी टोटल। अगर लोड यहाँ पर अगर डब्ल्यू बाई एल इसको मान लेते हैं, इसका पी दिया हुआ है तो टोटल ये मान लेते हैं, तो पी एल क्यू आई ई आई। अब पूछ रहा था दोनों का, ये हो गया दोनों केस का, देख लें डिफ्लेक्शन दोनों केस में कितना हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था इसमें वो देखते हैं। तो इसमें अगर देखा था डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन किस में ज़्यादा होगा, डिफ्लेक्शन जो है ज़्यादा किस में है, तो पॉइंट वाला जो है, अगर डिफ्लेक्शन यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किस में है, डिफ्लेक्शन ए में ज़्यादा है, क्योंकि पी बाई 1/48 यहाँ पे, यहाँ पर देखा 384, तो ये कम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखे जाए तो डिफ्लेक्शन एट बी जो है कम है डिफ्लेक्शन एट ए से, क्योंकि इसमें नीचे मेरा 5/384 था और इसमें कितना था 1/48। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है, ये बी द सेम बोल रहा है, द मिड स्पैन डिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम बी का जो डिफ्लेक्शन वो क्या होगा वो पूछ रहा है। द सेम दैट ऑफ द सिस्टम ए, ये तो होगा नहीं,
बी लेस देन दैट ऑफ द सिस्टम ए एट द मिड स्पैन। हाँ लेस तो अभी देखें हम लोग लेस हो गया था, तो डेल बी जो है वो लेस है डेल ए से, तो ये मेरा सही है। बी मोड नहीं होगा, इस तरह से मेरा बी सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्रिपलिंग लोड पी दिया हुआ, क्रिपलिंग लोड यूलर के द्वारा लोड फेल्यूर ड्यू टू डायरेक्ट कंप्रेसिव द लोड अकॉर्डिंग विद द रैंकाइन। तो रिलेशन पूछ रहा था, हम लोग जानते हैं एक रिलेशन इसमें क्या होता है, 1/P रैंकाइन इज इक्वल टू 1/P यूलर प्लस 1/P कंप्रेसिव। इसी को सॉल्व करने के बाद जो रिलेशन आएगा वो निकाल देना। तो रैंकाइन फेल्यूर का पूछ रहा है, तो रैंकाइन फेल्यूर का इसमें कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो P8 निकल जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा, सॉल्व करने के बाद कौन सा आएगा, दैट इज सी। सिंपल याद रखना है 1/PR इज इक्वल टू 1/PC प्लस 1/PE, ठीक है, इसी रिलेशन से आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपली सेपरेट ट्रस शो इन फिगर कैरी लोड शो इन फिगर द फोर्स इन द मेंबर बी। अब इस बी में फोर्स पूछ रहा है कितना होगा। बी देखते हैं कहाँ पे है सबसे पहले, तो बी मेरा ये है। तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं ट्रस का प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं क्या होता है कि अगर किसी जॉइंट पे 3 लोड लग रहा है और 2 लोड एक दूसरे के लिनियर है, तो तीसरा जो होगा उसमें फोर्स 0 होता है, पहला। दूसरा है कि किसी जॉइंट पे दो मेंबर किसी जॉइंट पे कनेक्टेड है और जॉइंट पे कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, तो दोनों मेंबर में जो होगा वो फोर्स 0 होगा। दो प्रॉपर्टीज ट्रस का जानते हैं, उसी प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में देख रहे हैं कि इस जॉइंट पे अगर सी पर देखते हैं तो ये दोनों लीनियर है, तो इसमें ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो इसको अगर करेगा तो ये दोनों लीनियर है, तो इसमें 0 हो जाएगा। तो बचा क्या आप इसमें, तो डायरेक्ट अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो इस तरह से मेरा फॉर्म बन रहा है। यहाँ पे एक डायरेक्ट लोड लगा सकते हैं, ये 0 ये 0 ये 0, तो बच गया यहाँ। ये मेंबर यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स यहाँ पे लगेगा। इस तरह से हम कन्वर्ट कर दिए इस ट्रस को इस फॉर्म में। अब इसमें हम लोड निकालते हैं, कैसा होगा लोड निकालेंगे। तो लोड सिंपल सा निकालते हैं, समेसन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0 और समेसन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे इस यहाँ पर इस ज्वाइंट पे। जब भी निकालते हैं तो किसी एक ज्वाइंट से पहला ज्वाइंट वो कंसीडर करते हैं जिस पे सिर्फ 2 ही अननोन हो, सिर्फ 2 अननोन हो, तभी हम उसको कंसीडर करते हैं। तो इस पॉइंट पर देखते हैं, इस पॉइंट मेरा 2 टर्न दिया हुआ था, तो इसमें निकालेंगे तो यहाँ पर √2 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो √2 आ जाएगा। दोनों का जो फोर्स आएगा और √2 आएगा दोनों में, एक में टेंसाइल आएगा, एक में कंप्रेसिव आएगा। तो यहाँ से अगर देखें हम लोग तो एक मेंबर में मेरा कितना आ रहा था, इसमें आ रहा है मेरा √2 आ रहा है और इसमें मेरा √2 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो मेरा में फोर्स आ रहा है, किस में पूछ रहा था, बी में पूछ रहा था ना, तो बी में कितना आ रहा है मेरा 1 टन आ रहा है, दैट इज टेंसाइल। इस तरह से टेंसाइल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मॉडुलर रेशियो ऑफ द मटेरियल। मॉडुलर रेशियो पूछ रहा है मटेरियल का, यूज्ड इन द फ्लिच्ड बीम 10 एंड द रेशियो ऑफ द अलाउबल स्ट्रेस इज आल्सो 10। मॉडुलर रेशियो का वैल्यू दिया हुआ, एम का वैल्यू दिया हुआ 10 एंड क्या दे रहा है, रेशियो ऑफ अलाउबल स्ट्रेस में सिग्मा एस एंड सिग्मा सी का वैल्यू भी 10 दिया हुआ है, ठीक है। 4 डिफरेंट सेक्शन ऑफ द बीम आर शो इन फिगर। द मटेरियल शो हैज लार्जर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड अलाउबल स्ट्रेस दैन द रेस्ट। पूछ रहा है कि इसमें से लार्जर कौन होगा, इलास्टिसिटी। द मटेरियल शो हैज लार्जर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड अलाउबल स्ट्रेस दैन द रेस्ट। तो अलाउबल स्ट्रेस इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम किस में होगा। तो अलाउबल स्ट्रेस जो मैक्सिमम होगा इसमें 4 को दिया हुआ, नीचे कंडीशन है, विच ऑफ द वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द अंडर कंसिडरेशन। अच्छा स्टेटमेंट दिया हुआ क्या है, ऑल द गिवन सेक्शन वुड सपोर्ट द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ लोड। ऑल सपोर्ट सेम करेगा, सेम तो नहीं करेगा, क्योंकि अगर देखा जाए इसमें सबसे बढ़िया में हम लोग पीछे भी देखे थे क्वेश्चन, जो टॉप एंड बॉटम कनेक्टेड रहता है, दैट इज टॉप बॉटम कनेक्टेड है, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इसको कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट है, तो ये सबसे ज़्यादा लोड बियर कर सकता है, तो सबसे बेस्ट ये हो जाएगा। ये लिस्ट होता है, इसको कह सकते हैं लिस्ट होता है, सबसे बेस्ट मेरा। तो ऑप्शन इसको अब देखते हैं क्या कर रहा है, ऑल द गिवन सेक्शन वुड सपोर्ट द सेम नहीं होगा। सेक्शन 3, 2, 3, 4 वुड सपोर्ट द इक्वल लोड, इक्वल तो नहीं होगा तीनों। सेक्शन 1 and 2 वुड सपोर्ट द इक्वल लोड्स विच इज मोर देन दैट ऑफ द सेक्शन 3 एंड नोट। इक्वल नहीं होगा, अगर यहाँ पर इक्वल नहीं रहता तो कह सकते हैं कि 2 बेस्ट है। द सेक्शन 2 वुड बी सपोर्ट द ग्रेटेस्ट, 2 जो है बेस्ट। अभी हम लोग देखें कि 2 जो है सबसे बेस्ट है। अगर टॉप एंड बॉटम रहता है फ्लिचिंग किया हुआ
सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे बेस्ट इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो इस तरह से मेरा डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए कॉलम ए बी सी डी ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एन इसेंट्रिक लोड, फिर इसेंट्रिक लोड आ गया जेड एट सो इन फिगर। हम लोग फिर देखें कंबाइंड स्ट्रेस है, तो इस फॉर्म में हम लोग सबसे बेस्ट क्या करते हैं तरीका, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या कर रहा है। अंडर द कॉम्प्रेसिव लोड डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस, अच्छा कॉम्प्रेसिव लोड दिया हुआ है, डायरेक्ट स्ट्रेस दिया हुआ है, बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉम्प्रेसिव लोड दिया हुआ है 400, बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है 1200 एंड बेंडिंग स्ट्रेस, एंड एक और दिया हुआ कौन सा, डायरेक्ट स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, तीनों दिए हुआ है 400, 1200 एंड 800। तो स्ट्रेस एट कॉर्नर ए, तो सबसे पहले इस केस में हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम देखते हैं स्ट्रेस डायग्राम। तो कॉम्प्रेसिव मान को हम पॉजिटिव मानते हैं, यहाँ पर अगर सेक्शन पर लोड लग रहा है तो इसको कॉम्प्रेसिव मानते हैं। कॉम्प्रेसिव को हम लोग पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। अगर इस केस में भी कॉम्प्रेसिव को पॉजिटिव मानते हैं तो मेरा इस तरह से स्ट्रेस डायग्राम बनेगा, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज निगेटिव। पूछ रहा है ए पे, ए पॉइंट पे पूछ रहा है कि मेरा लोड कितना होगा। तो ए पॉइंट पे अगर देखा जाए तो ए पॉइंट पे कितना होगा मेरा, तो ए पे डायरेक्ट तो कॉम्प्रेसिव है, ठीक है। अगर एक्सिस का बात देखा जाए तो कॉम्प्रेसिव होगा, और बाई एक्सिस का बात देखा जाए तो निगेटिव होगा। तो इस तरह से ओवरऑल देखा जाए स्ट्रेस एट ए पे तो डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव लोड कितना हो जाएगा 400, ठीक है। डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव लोड हो गया ना, सो बेंडिंग एंड कॉम्प्रेसिव लोड, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, तो इसमें जोड़ लेते हैं 400 हो जाएगा। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कितना लग रहा था, डायरेक्ट स्ट्रेस ये हो गया, और कॉम्प्रेसिव कितना लग रहा था पॉइंट पे, ये कॉम्प्रेसिव एक्सेस के बाद तो 1200 हो गया, कॉम्प्रेसिव हो गया। और बेंडिंग स्ट्रेस जो लग रहा है दैट इज बाई एक्सिस के बाद वो टेंसाइल है, तो इसमें निगेटिव कर देते हैं 800। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 8 4 12 4, कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, जो टोटल स्ट्रेस जो आएगा 400 प्लस में हो जाएगा क्योंकि कॉम्प्रेसिव है, टोटल कॉम्प्रेसिव पॉजिटिव है, और एक टेंसाइल जो बेंडिंग होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से कहेंगे -4 और 1200 कितना हो जाएगा 8, मीन्स +800। ऑप्शन देख लेते हैं, +800 है तो कॉम्प्रेसिव होगा, क्योंकि हम लोग कॉम्प्रेसिव को पॉजिटिव मान के चले हैं। तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो +800 आ रहा है, तो 800 मेरा कॉम्प्रेसिव होगा, दैट इज ये होगा। नेक्स्ट है द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस, दैट इज द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम होता है उस प्लेन को क्या कहते हैं। इस स्ट्रेस का प्लेन, अगर हम लोग जानते हैं कि जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 होता है उस प्लेन को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन कहते थे, ठीक है। बट यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम होता है उस प्लेन को क्या कहते हैं। तो उसको ऐसा कुछ वैल्यू नहीं है, तो नन ऑफ द एबव कह सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता, मिनिमम नहीं होगा, 0 नहीं कह सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस का कुछ भी हो सकता है, तो कह सकते हैं नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द एनालिसिस ऑफ द क्लोजली कोलाइड हेलिकल स्प्रिंग अंडर द एक्सियल लोड विच ऑफ द फ्लोइंग आर नेग्लिजिबल। अभी हम लोग देखे थे क्लोज हेलिकल का स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन, इसमें देखे थे हम लोग कितना आया था वैल्यू 64 PRQN डिवाइड बाई GD4। बट इसमें क्या पूछ रहा है, एनालिसिस क्लोजली कोलाइड हेलिकल स्प्रिंग अंडर बीच ऑफ द फ्लोइंग इज, इसमें से कौन नेग्लिजिबल करते हैं, इसमें से नेग्लेक्ट कौन सा करता है वो पूछ रहा है। टॉर्सन को तो कंसीडर करते हैं, तो टॉर्सन को तो होगा नहीं, टॉर्सन को सिर्फ कंसीडर करता है। बेंडिंग और एक्सेल फोर्स को जो है, एक्सेल फोर्स और बायर, एक्सेल फोर्स और बायर जो है इसको निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एक्सेल फोर्स इसमें नहीं करता है, सिर्फ टोटल जो लोड एक्सेल ही लग रहा है स्प्रिंग का उसको कंसीडर करते हैं। तो नेगलेक्ट करते हैं बेंडिंग को और एक्सेल फोर्स को। तो पूछ रहा है नेगलेक्ट किसको करते हैं, तो नेगलेक्ट करते हैं बेंडिंग को और एक्सेल को। तो करेक्ट आंसर इसमें कितना हो जाएगा 2 और 3, दैट इज 2 और 3। नेक्स्ट है, ए थिक सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल प्रेशर दैट मैग्नीट्यूड हूप स्ट्रेस एट इंटरनल रेडियस विल बी। थिक सिलेंडर है, थिक सिलेंडर में हूप स्ट्रेस का डायग्राम कैसा होता, तो हम लोग देखते हैं थिक सिलेंडर का। अगर सबसे पहले डायग्राम देखा जाए तो थिक सिलेंडर में हूप स्ट्रेस का देखते हैं, तो हूप स्ट्रेस जो होता है हाइपरबोलिकली चेंज करता है,
हाइपरबोलिकली चेंज करता है और मैक्सिमम होता है इनर साइड में। इनर साइड में मैक्सिमम वैल्यू होता है और आउटर साइड में आउटर रेडियस पे मिनिमम होता है। जीरो नहीं होता, मिनिमम होता है होप स्ट्रेस का वैल्यू। ये हाइपरबोला होता है, ये जब भी चेंज करता है तो हाइपरबोलिकली चेंज करता है, ना कि पैराबोलिकली। तो हाइपरबोलिकली चेंज करेगा, इनर हो जाएगा, इनर साइड में मैक्सिमम होता है, आउटर साइड में मिनिमम होता है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द हुप स्ट्रेस एट एक्सटर्नल रेडियस, इक्वल नहीं होता है दोनों पे। लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ हुप स्ट्रेस एट द एक्सटर्नल रेडियस, लेस नहीं होता, इस पर मैक्स ग्रेटर होता है। अगर हुप स्ट्रेस एट द इंटरनल रेडियस पे पूछ रहा है, इंटरनल रेडियस पे जो हुप स्ट्रेस का वैल्यू है थिक सिलेंडर में, उसका वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग देखें कि इंटरनल पे कितना होता है, जीरो हो रहा, ग्रेटर हो रहा था ना, इंटरनल पे ग्रेटर होता, तो ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द हुप स्ट्रेस एट द एक्सटर्नल रेडियस, तो ग्रेटर दिया हुआ, दैट इज सी। सिंपल सा इसका डायग्राम से अगर याद रहे, अगर ये इंटरनल रेडियस हो गया, एक्सटर्नल हो गया, तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल का अगर डायग्राम बनाया जाए तो हाइपरबोलिकली चेंज करता है और मैक्सिमम होता है इनर साइड में और मिनिमम होता है आउटर साइड में। यही पूछ रहा था रिलेशन, तो इंटरनल पे मेरा ग्रेटर होगा, दैट इज सी। नेक्स्ट है ए कंपोजिट सेक्शन मेड ऑफ टू मटेरियल हैज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन द रेशियो 1:2 एंड लेंथ in the ratio 2:1, then the ratio of corresponding stress under a direct load। क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 और E2 का रेशियो दिया हुआ है 1/2, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, मीन्स L1/L2 का रेशियो भी दिया हुआ है 2/1। तो पूछ क्या रहा, स्ट्रेस अंडर ए डायरेक्ट लोड, जो स्ट्रेस होगा उसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है, सबसे पहले देखिए कि स्ट्रेस होता क्या है। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई टाइम्स स्ट्रेन का, ई टाइम स्ट्रेन का। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। तो अब यहाँ से देखा जाए कि स्ट्रेस जो हो गया, स्ट्रेस जो हो गया E/L का रेशियो हो गया, E/L का रेशियो हो गया। तो E1/E2 देखते हैं, E1/E2 देखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और L1/L2 देखेंगे, L1/L2 देखेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर L1/L2 2/1 हो जाएगा, मीन्स 2/1 करेंगे तो सिग्मा 1/σ2 कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/1, दैट इज 1/4, दैट इज डी। सिंपल से यह करना था कि स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि E इंटू ई जो होता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रखा गया है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह से इसका आंसर मेरा डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द स्लोप एट द सपोर्ट ए ऑफ द ओवरहैंगिंग बीम सो इन फिगर। स्लोप पूछ रहा है, स्लोप पूछ रहा है कहाँ पे, द स्लोप एट द सपोर्ट ए पे सपोर्ट कितना होगा ओवरहैंगिंग बीम का। तो ए पे सपोर्ट निकालने के लिए हमको इस बीम को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इस बीम को दूसरा फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब ट्रांसफर कर देते हैं इसको, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली सपोर्ट में ये मोमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम मोमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं इसके ऊपर। मोमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, W/L/4, W/L/4 मेरा मोमेंट हो गया। तो इसका जब ऐसे जो स्लोप होगा पॉइंट ए और बी, अगर ये ए है ये बी है, तो हम लोग जानते हैं जिस पॉइंट पे मोमेंट लगता है उस पॉइंट पे स्लोप ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखा जाए स्लोप कितना हो जाएगा, तो ML/3EI, और यहाँ पर देखा जाए तो ML/6EI। जो दूर एंड है, इस फार एंड है, उस पर ML/6EI होता है, और जिस पॉइंट पर मोमेंट लगती है उस पॉइंट पे कितना होता है ML/3I। तो मेरा वैल्यू पूछ रहा था ए पे कितना हो गया ML/6EI। अब ML/6EI का वैल्यू निकाल लेते हैं, ML/6EI, एम का वैल्यू हम लोग कितना निकालते हैं W/L/4, L/4 मेरा ओवरहैंग था, W/L/4, L दिया हुआ है /6EI। यहाँ से सॉल्व किया तो कितना आ गया WL²/24EI, WL²/24EI। ऑप्शन देख लेते हैं, WL²/24EI, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल ऑफ रबर बैलून हैज पॉइसन्स रेशियो ऑफ 0.5 if uniform pressure is applied to blow the balloon the volumetric strain of the material। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा मटेरियल में, और पूछ रहा है। सिंपल से हम लोग जानते हैं, अगर रिलेशन देखा जाए इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस में, तो हम लोग जानते हैं 3
K1 - 2 म्यू होता है। ये पूछ क्या रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और बल्क मॉडुलस में एक रिलेशन होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू बल्क मॉडुलस इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं K बराबर, तो K बराबर क्या हो जाएगा मेरा, तो प्रेशर डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ से अगर म्यू का वैल्यू 0.5 दिया हुआ है तो 0.5 इसको अगर और करेंगे तो 3 इंटू इसको प्रेशर के फॉर्म में लिखते हैं और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के फॉर्म में लिखते हैं, ये भी। तो 1 - 2 इंटू 0.5 में से 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो EV का वैल्यू कितना आ गया, EV का जो वैल्यू आ गया मीन्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो वैल्यू आ गया वो 0 आ गया इसी रिलेशन से, दैट इज D। सिंपल सा रिलेशन था, E इज इक्वल टू 3K1 - 2 म्यू। और एक रिलेशन दूसरा जानते हैं, बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इससे निकाल लिए, दोनों का वैल्यू सॉल्व किए, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन दोनों को सॉल्व किए। तो सॉल्व करने के बाद मेरा E का जो वैल्यू आ रहा है, E का जो वैल्यू आ रहा है वो 0 आ रहा है, दैट इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, द सेट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्टिंग एट एनी पॉइंट इन द स्ट्रेस बॉडी आर गिवन बिलो। प्रिंसिपल स्ट्रेस का सेट दिया हुआ, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ, पूछ क्या रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय द एबव स्ट्रेस। असेंडिंग ऑर्डर में शियर स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, σ1 - σ2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, σ1 - σ2 डिवाइड बाई 2। σ1 σ2 का इसमें देखा जाए असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, तो सबसे कम किसका होगा, सिग्मा दोनों 0 है, तो इसमें अगर देखा जाए तो 0 हो जाएगा इसका वैल्यू, σ1 - σ2 0 हो जाएगा, इसका देखेंगे तो σ/2 हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो सिग्मा और माइनस सिग्मा, तो 2 सिग्मा दैट इज सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो σ/4 हो जाएगा यहाँ से। तो असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले कौन होगा, इसमें सबसे कम वाला, सबसे कम कौन सा है, तो 0 होगा, दैट इज़ 2 होगा सबसे पहले। उसके बाद कौन सा होगा, तो 1 वाला, क्योंकि उसके बाद 3, उसके बाद सबसे कम मेरा 2 है, उसके बाद σ/4 है, दैट इज़ 4 होगा, σ/4, उसके बाद σ/2 दैट इज़ 1, इसके बाद 3 सबसे ज़्यादा सिग्मा है। तो 2413 ऑप्शन देख लेते हैं, 2413 मेरा D में दिया हुआ। सिंपल से इसमें रिलेशन निकालना था शियर स्ट्रेस का, σ1 - σ2 डिवाइड बाई 2, और कुछ नहीं करना था, इससे रिलेशन निकाल कर आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिंपली सेपरेट बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक सिंपली सेपरेट बीम दिया हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ओवर द इंटायर स्पैन, द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट द सेंटर पोजीशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं केस क्या कर रहा है। एक सिंपली सेपरेट बीम दिया हुआ है, इस पर UDL डाला हुआ है, पूछ रहा है बेंडिंग मोमेंट। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाला जाए तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा होगा, और शियर फोर्स डायग्राम अगर निकाला जाए तो शियर फोर्स डायग्राम इस तरह से होता है, लिनियरली वायरी करेगा UDL का। द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट द सेंटर पोजीशन, तो बेंडिंग मोमेंट सेंटर पोजीशन पे सही है, इस सेंटर पोजीशन पर मैक्सिमम होता है। द शियर फोर्स इज 0 एट द सेंट्रल पोजीशन, शियर फोर्स भी देख रहे हैं तो ये भी 0 है। द स्लोप इज मैक्सिमम एट द मिडिल, स्लोप जो होगा मैक्सिमम होगा मिडिल पे, तो स्लोप जो होता है मिडिल पे स्लोप जो होता है वो 0 होता है। स्लोप अगर देखा जाए मिडिल पे तो 0 होता है, तो वहाँ पर कह सकते हैं कि स्लोप जो होगा थीटा पे 0 होगा, तो ये गलत हो गया, तो 1 और 2 सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन होगा, तो 1 और 2 दैट इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता जाए, फिर से मैचिंग का। मैचिंग में क्या पूछ रहा है, BMD पूछ रहा है और लोडिंग दिया हुआ है, लोड डायग्राम दिया हुआ है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछ रहा है। UDL के केस में अभी हम लोग देखें कैसा था, तो पैराबोलिक था। अगर कैंटिलीवर बीम है, इस पर UDL डाला हुआ है, तो ये कैसा होगा, तो इस तरह से बनेगा, चेंज करेगा पैराबोलिक में वायरी करते हुए, तो 2 को मिल गया। और तीसरा देखा जाए, ये अगर मोमेंट लग रहा है एक पॉइंट पे हिंज है, तो यहाँ पे 0 होगा, तो इस तरह से इसका ये हो जाएगा, तो एक बचा ये, तो इसका सिंपल है। तो 1 2 3 4 मैचिंग कर लेता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 एक ही में, दैट इज B। तो इस तरह से हम लोग इतना ही रहने देते हैं इसको, हम लोग इसको 285 से हम लोग इस टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं इस पार्ट में।
इस पार्ट में हम लोग 285 से लेकर के 315 तक 315 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, आसान भाषा में समझने का कोशिश किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से हम लोग इससे आगे का सॉल्व करेंगे और बहुत आसान भाषा में, जो कि सभी को समझ में आ जाए। सबसे आसान भाषा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 285 से लेकर के 315 तक के सॉल्व किए इस पार्ट में। लगभग 30 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं बेसिक से, डिटेल्स से और आसान भाषा में। तो इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में फिर से हम लोग 315 से आगे का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में फिर से सॉल्व करेंगे। इस पार्ट को इतना यहीं पे हम लोग ख़त्म कर रहे हैं।